जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी ऊर्जा कंपनी है, वो अपने मुनाफे में अचानक 70% का शानदार उछाल दर्ज करती है। कमाल की बात है ना? लेकिन फिर भी उसके निवेशक काफी चिंतित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुनाफा बढ़ने पर तो जश्न मचना चाहिए। ये जो उलझा हुआ विरोधाभास है, ये हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी NHPC के वित्तीय नतीजों में देखने को मिला है। तो इस हैरान करने वाले विरोधाभास यानी अर्निंग्स पैराडॉक्स को आज हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम इनके वित्तीय आंकड़ों की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इस रिन्यूएबल एनर्जी दिग्गज का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब भी भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है तो NHPC लिमिटेड का नाम बिल्कुल टॉप पर आता है। देश की प्रमुख हाइड्रो पावर यूटिलिटी होने के नाते ये देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एकदम सेंट्रल पिलर की तरह काम कर रही है। इस पूरे विश्लेषण को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, इंडिया का हाइड्रो पावर जायंट। दूसरा, द अर्निंग्स पैराडॉक्स। तीसरा, अनपैकिंग द नंबर्स। चौथा, द मेगा प्रोजेक्ट पाइपलाइन। और आखिर में बात करेंगे हेडविंड्स और टेलविंड्स की। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत का जल विद्युत दिग्गज। NHPC का स्केल देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1975 में शुरू हुई ये नवरत्न कंपनी आज 8032 मेगावाट से भी ज्यादा की ऑपरेशनल कैपेसिटी रखती है। मतलब स्केल समझ रहे हैं आप? भारत के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बेस में इसकी गिनती होती है। और सबसे मजेदार बात, ये अब सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोलर, विंड और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। और अगर इस पूरे विशाल स्केल को मुझे सिर्फ एक नंबर में समेटना हो तो बस इस फिगर पर गौर कीजिए, 77,628 करोड़ रुपए। ये इनका मार्केट कैप है। पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी स्पेस में ये इनका एक बेहद मजबूत और हैवीवेट दर्जा स्थापित करता है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, अर्निंग्स पैराडॉक्स यानी कमाई का वो रहस्य। यहाँ आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। एक तरफ देखिए इनके शानदार ग्रोथ मैट्रिक्स, नेट प्रॉफिट में साल दर साल करीब 70% का सॉलिड उछाल और रेवेन्यू भी 20% ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं चिंता में डालने वाले ऑपरेशनल मैट्रिक्स। EBITDA मार्जिन गिरकर 42.5% पर आ गया है और इनका स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 24% नीचे ट्रेड कर रहा है। मुनाफा इतना शानदार, फिर भी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में ये सिकुड़न। असल पहेली यही है। एक बार इस नेट प्रॉफिट जंप की वॉल्यूम पर ध्यान दीजिए। पिछले साल के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में ये 1460 से बढ़कर सीधे 1549 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच गया। टॉप लाइन मोमेंटम तो एकदम जबरदस्त जनरेट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर मार्जिन क्यों सिकुड़ गया? सेक्शन 3, अनपैकिंग द नंबर्स। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अगर हम अर्निंग्स कॉल के इन भारी भरकम नंबर्स के पुर्जे पुर्जे अलग करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। प्रॉफिट बढ़ा कैसे? क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट दोनों में कमी आई। पुरानी वेतन विसंगतियों के ठीक होने से एम्प्लॉय कॉस्ट बची और पुराने आर्बिट्रेशन केस सेटल होने से फाइनेंस कॉस्ट कम हुई। ये वन ऑफ कॉस्ट कटिंग थी। लेकिन यहाँ एक कैच है, इनके अन्य खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जनरल नेटवर्क एक्सेस चार्ज और इंश्योरेंस के खर्चे बढ़ गए थे। तो एक तरफ बचत ने प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ रोजमर्रा के ऑपरेशंस के खर्चों ने मार्जिन को दबा दिया। और यही EBITDA मार्जिन कंप्रेशन मार्केट एनालिस्ट्स की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जरा सोचिए, 51.3% से सीधा 42.5% पर आना, ये लगभग 9 परसेंटेज पॉइंट का ड्रॉप है। ये कोई छोटा मोटा फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि ये साफ इशारा कर रहा है कि इनके स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है। खैर, हर कोई इसे इतनी नेगेटिव नजर से नहीं देख रहा। जैसे साही मार्केट्स एनालिसिस का ये नजरिया काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि ये प्रॉफिट एक्सपेंशन इस बात का पक्का सबूत है कि NHPC अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को बहुत बखूबी मैनेज कर रही है और अपनी जनरेशन एफिशिएंसी को बेहतर बना रही है। यानी कैपिटल का बिल्कुल सही और एफिशिएंट इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेगमेंट पर, द मेगा प्रोजेक्ट पाइपलाइन।
पिछले फाइनेंशियल रिजल्ट्स को छोड़कर अगर फ्यूचर पे फोकस करें तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइपलाइन सच में बहुत मैसिव है। 2026 तक सुबनसिरी लोअर का 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट पूरी तरह से कमीशन होने की उम्मीद है। फिर 2028 में 850 मेगावाट का रातले प्रोजेक्ट आएगा और 2034 तक इनका सबसे बड़ा टारगेट है 2880 मेगावाट का दिबांग बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट। ये आने वाले कल के लिए कंपनी की ग्रोथ का मेन इंजन है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये लोग सिर्फ पानी तक नहीं रुक रहे। इनकी स्ट्रैटेजी एक डाइवर्सिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी जायंट बनने की है। बीकानेर, हावड़ा और आंध्र प्रदेश में इनके सोलर एक्सपेंशंस चल रहे हैं। जैसलमेर में विंड पावर इंटीग्रेट कर रहे हैं और 2000 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी वाले पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। अब शायद आप सोचें कि ये सब इतने बड़े स्केल पर क्यों हो रहा है। इसका सीधा कनेक्शन इस नंबर से है, 500 गीगावाट। ये 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का भारत का नेशनल टारगेट है। एनएचपीसी की ये जो पूरी मेगा पाइपलाइन है, वो सीधे सीधे देश के इसी विशाल विजन को पूरा करने की दिशा में अलाइंड है। अब आते हैं हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, हेडविंड्स और टेलविंड्स। मार्केट की कौन सी ताकतें हैं जो इनके भविष्य को आकार दे रही हैं? मार्केट में इस वक्त इस कंपनी को लेकर दो बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष नजरिए हैं। पहला है बुल केस यानी टेलविंड्स, जैसे कि भविष्य के लिए इनकी एक विशाल कैपेसिटी ग्रोथ पाइपलाइन, एक स्टेबल बेसलोड रिन्यूएबल प्ले का होना और हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए हाई डिविडेंड पे आउट्स। वहीं दूसरी तरफ बियर केस यानी हेडविंड्स भी हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली और अमेरिकी टैरिफ का डर, तेजी से बढ़ती हुई ऑपरेशनल और नेटवर्क कॉस्ट और साथ ही रेगुलेटरी ओवरसाइट और हाइड्रो क्षेत्र से जुड़े अपने विशेष जोखिम। इस हाइड्रो रिस्क या हाइड्रोलॉजिकल रिस्क को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। इसे सिंपल भाषा में समझें तो अगर बारिश का पैटर्न बदल गया या मानसून कमजोर रहा तो रिजर्वॉयर में पानी का लेवल कम हो जाएगा और पानी कम होगा तो सीधी सी बात है, कुल बिजली उत्पादन क्षमता पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। हाइड्रो पावर इंडस्ट्री के लिए ये एक परमानेंट रियलिटी है जिससे वो हमेशा घिरे रहते हैं। एक और ताजा अपडेट इनके गवर्नेंस से जुड़ा है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के एक नॉमिनी को इनके बोर्ड में शामिल किया गया है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये इनके नवरत्न पब्लिक सेक्टर स्टेटस को और मजबूती देता है क्योंकि सरकार की करीब से नजर है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इस क्लोज्ड गवर्नमेंट ओवरसाइट की वजह से मार्केट में तेजी से फैसले लेने की जो इनकी स्ट्रेटेजिक चपलता है, उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब हमारे सामने खड़ा है, जैसे जैसे भारत 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल्स के अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से दौड़ रहा है, क्या एनएचपीसी की ये विशाल मेगा पाइपलाइन इनके मार्जिन पर पड़ रहे इन दबावों को पीछे छोड़ पाएगी? क्या भविष्य का ये जबरदस्त एक्सपेंशन आज के इन बढ़ते खर्चों का समाधान बन पाएगा? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर पूरे बाजार की नजरें टिकी रहेंगी। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हर खबर की गहराई में जाने के लिए हमेशा तैयार रहें।